नमस्कार साथियों, मैं हूं शुभांगी सक्सेना। बहुत सारा स्वागत है आप सभी का गर्भ की पाठशाला में। और आज इस पाठशाला में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं और ये विषय है पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी या लेट टर्म प्रेगनेंसी, लेट टर्म गर्भावस्था या पोस्ट टर्म गर्भावस्था के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं हमारी इस चर्चा को। पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी की अगर हम बात करें तो ये होती क्या है, देखिए होता क्या है, जब आप प्रेगनेंसी मतलब जब आप कंसीव कर लेते हैं, जब आप जो है गर्भ धारण कर लेते हैं, उस समय से आपसे पूछा जाता है कि आपकी LMP क्या है, यानी कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जो है वो आपका कब आया था, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली जाती है। उसके हिसाब से जो आपका चिकित्सक है, आप जिनसे परामर्श ले रही हैं, वो एक जो समय है, एक जो दिनांक है, एक जो डेट है, वो आपको दे देते हैं कि इस डेट पर ये जो डिलीवरी है ये सुनिश्चित की जाएगी। लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से ऐसा हो सकता है कि जो डेट आपको दी गई है उस डेट पर डिलीवरी जो है वो सुनिश्चित नहीं की गई हो, डिलीवरी उसके बाद हो रही हो, लेट हो रही हो। यानी मान लीजिए कि आपको जो है कोई भी एक तारीख हम मान लेते हैं, मान लीजिए आपको 1 जनवरी की तारीख दी गई थी कि इस तारीख को आप जो है वो डिलीवरी को सुनिश्चित कर लेंगी। लेकिन ऐसा हुआ कि ये 1 जनवरी को नहीं होकर के अब ये क्या हो रही है, 14 जनवरी के बाद हो रही है। यानी क्या हुआ कि ये लेट हो गई है, 2 वीक्स ये और लेट हो गई है। तो जब आपकी एक्सपेक्टेड जो डिलीवरी डेट है उस पर आपकी डिलीवरी जो है वो सुनिश्चित नहीं की गई है, यानी डिलीवरी जो है उस पर नहीं हुई है और ये जो डिलीवरी है ये लेट हो रही है, तो इस पूरी अवस्था को आप क्या कहते हैं, इस पूरी अवस्था को आप कहते हैं लेट टर्म गर्भावस्था, पोस्ट टर्म गर्भावस्था या फिर लेट टर्म प्रेगनेंसी भी हम इसे कहते हैं। तो आज का ये जो सेशन है, हम पूरे सेशन में इसी संदर्भ में, इसी कॉन्सेप्ट पर बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं साथियों हमारे बीच की इस बातचीत को। तो देखिएगा, जब हम लेट टर्म और पोस्ट टर्म गर्भावस्था की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, लेट टर्म या फिर पोस्ट टर्म गर्भावस्था की, तो होता क्या है कि एक एक्सपेक्टेड डेट हमारे पास होती है कि यदि कोई महिला है, उसकी जो डिलीवरी की तारीख है, वो अपेक्षित जो एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट आपको दी गई है, जिसे हमने EDD से बताया है, से आगे नहीं होती है, तो ये क्या होगा, तो उसे प्रलंबित यानी कि लंबी चली हुई या पोस्टेडेड गर्भावस्था कहा जाता है। जैसे कि आपको बोला कि इस तारीख को होगी लेकिन उस तारीख को नहीं हुई है, उसके बाद ये हो रही है, तो क्या आप कहेंगे इसे, आप इसे कहेंगे आपकी जो लेट हो गई है प्रेगनेंसी, तो कहेंगे लेट टर्म या फिर पोस्ट टर्म गर्भावस्था आप इसे कहेंगे। आगे इसी संदर्भ में बात करते हैं, यदि गर्भावस्था अपेक्षित तिथि से 2 हफ्ते, अब 2 हफ्ते का मतलब हो गया आपका 14 डेज, 2 हफ्ते का मतलब कितना होता है, 14 दिन ही होता है, से ज्यादा, यानी 294 दिन या फिर 42 वीक्स की हम यहाँ पर बात करें। अब आप देखिएगा कि आप जानते हैं कि गर्भावस्था का जो समय है, जो स्वर्णिम समय है, ये समय आपके 9 माह का समय होता है। और अगर इन्हीं 9 माह को हम सप्ताहों में वर्गीकृत करें तो हम ये जानते हैं कि ये 40 सप्ताह का एक समय होता है, 40 सप्ताह यहाँ पर हमारे पास होते हैं। लेकिन इन 40 सप्ताह के अंतर्गत ही क्या होता है, डिलीवरी जो है वो सुनिश्चित कर ली जाती है। लेकिन ऐसा कोई केस हो, ऐसा कोई वाक्य हो जिसके अंदर क्या हो कि 40 सप्ताह में डिलीवरी जो है वो सुनिश्चित नहीं की गई हो और डिलीवरी जो है वो लेट हो गई हो। अब ये कितना लेट हुई है, ये डिलीवरी जो है वो 2 हफ्ता लेट हो गई, मींस आपका कितना हो गया, 40 वीक्स की जर्नी अब कितनी हो गई है, 42 वीक्स की जर्नी यहां पर ये बन गई है। तो आप इसे क्या कहेंगे, तो आप इसे कहते हैं पोस्ट टर्म या फिर पोस्ट मैच्योर गर्भावस्था आप इसे कहते हैं। आप क्या कहेंगे, पोस्ट टर्म या फिर पोस्ट मैच्योर गर्भावस्था आप इसको कहेंगे। मैच्योर का अगर हम हिंदी में मतलब समझे तो ये परिपक्वता से बात करता है, यानी परिपक्वता से तालमेल रखता है। इसका अर्थ परिपक्वता होता है कि कितना परिपक्व आप हो गए। हम आम भाषा में कहते हैं कि ये जो व्यक्ति है ये इतना मैच्योर नहीं है या ये इतने परिपक्व अभी नहीं हो पाए हैं। EDD यानी कि प्रसव की अनुमानित तारीख, EDD का मतलब होता है कि जिस दिन आपको प्रसव होना है, जिस दिन आप डिलीवरी जो है वो सुनिश्चित करने वाले हैं, उसकी अनुमानित तारीख जो है वो दे दी जाती है। तो EDD एक्सपेक्टेड
डेट ऑफ डिलीवरी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू, अब इसे कैसे निकाला जाता है वो भी समझ लेते हैं। एलएमपी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि लास्ट मेंस्ट्रुअल जो आपकी साइकिल है उसका जो पीरियड है हम उसकी यहाँ पर बात कर रहे हैं, कब पहला दिन कि कब वो आई थी, प्लस आप उसमें 7 दिन और जोड़ दीजिए और 9 माह का जो आपका समय है ना वो भी आप उसके अंदर जोड़ दीजिए। आप जानते हैं 9 माह का समय तो उसके अंदर होगा ही होगा, है ना, क्योंकि 9 माह तो एक शिशु को विकसित होने में लगा हुआ समय है। अब लास्ट मेंस्ट्रुअल जो पीरियड्स आपका आया था उसका फर्स्ट डे आप ले लीजिए, अब इससे आप 7 दिन और जोड़ लीजिए, प्लस आपको क्या करना है 9 माह का ये जो समय है वो उसमें जोड़ लेना है। जैसे कि हमने बोला, यदि एलएमपी मान लीजिए कि 1 जनवरी 2025 आपकी एलएमपी है, ऐसा हमने मान लिया। अब इससे पहले तो आप जो है वो 9 महीने जोड़िए। अब 9 महीने के साथ साथ आपको इसमें 7 दिन और जोड़ने हैं और ये पहला दिन तो आप जानते ही हैं। तो अब आप देखिएगा कि ये जो आपके डिलीवरी की एक्सपेक्टेड डेट दी गई है वो 8 अक्टूबर 2025 दी जाएगी। कैसे? देखिए, जनवरी से आप जो है 9 महीने काउंट कर लीजिए, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और आपका ये 9 महीना हो गया। सितंबर पूरे 9 महीने हो गए, है ना, पूरा सितंबर चला गया, 9 मंथ्स यहाँ पर हो गए। अब आपने गिनना है 7 डेज, तो अब 7 डेज किस में काउंट होंगे? अक्टूबर में काउंट होंगे, तो ये 7 अक्टूबर हो गया। सिंपल लॉजिक है। अब आपने क्या करना है, एलएमपी का पहला दिन आपने काउंट करना है, तो अब आपकी एक्सपेक्टेड डेट कितनी हो गई है? 8 अक्टूबर हो गई है। ईयर आपका सेम ही रहेगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। जैसे कि मैंने आपको बोला कि हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो है आपकी कोई भी एक्सपेक्टेड डेट मैंने बोल दी है कि जैसे मेरे पास यहाँ पर है 1 जनवरी लिखा हुआ है, तो एलएमपी जो है यहाँ पर मैंने माना कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का जो फर्स्ट डे था वो मेरा 1 जनवरी था। सिंपल बात है, 1 जनवरी 2025 था। अब इससे एक्सपेक्टेड डेट क्या होनी चाहिए? तो अब देखिएगा कि 9 मंथ्स तो लगते ही हैं, तो आपको 9 मंथ्स तक तो गिनना ही पड़ेगा। इसका मतलब 9 मंथ्स तो यहाँ पर आप गिनेंगे। जब आप 9 मंथ्स गिनेंगे तो आपको पता है कि सितंबर जो है वो आ जाएगी अपने पास। सितंबर यहाँ पर आ गया। अब सितंबर से आप क्या करेंगे, 7 डेज और काउंट करेंगे। क्या करेंगे? 7 डेज और आप काउंट करेंगे। तो जैसे आप सितंबर से काउंट करेंगे ना, आप पहुंच जाएंगे अक्टूबर के अंदर, और जैसे आप अक्टूबर में पहुंचेंगे 7 अक्टूबर आ जाएगा हमारे पास। अब 7 अक्टूबर जब आपके पास आ गया है तो आप इसका ये जो दिन है, जिस दिन आपका लास्ट पीरियड आया था वो दिन भी तो आप काउंट करेंगे, और जब आप ये काउंट करेंगे तो ये जो आपकी डेट है ना ये पहुंच जाएगी आपकी 8 अक्टूबर तक। तो आप इसे खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको ये पता है कि लास्ट मेंस्ट्रुअल जो पीरियड है आपका, या लास्ट जो पीरियड आया था आपको, वो कौन से डेट को आपका आया था। इससे आप अपनी एक्सपेक्टेड जो डेट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी कि लेट टर्म या पोस्ट टर्म का क्या मतलब होता है, कि प्रेगनेंसी लेट हो गई है, सिंपल बात है। पोस्ट मैच्योर गर्भावस्था का क्या मतलब होगा कि आपकी जो डेट दी गई थी अब ये उस डेट पर तो सुनिश्चित नहीं हो पाई है। अब ये कब सुनिश्चित हो रही है कि भाई 2 हफ्ता जो है ये लेट हो गई है। अब 2 हफ्ते का मतलब हो गया है कि आपके 14 दिन ये लेट हो गई है। वैसे ही हमारी ये जो जर्नी है, जो प्रेगनेंसी की जर्नी है, आप जानते हो 40 वीक्स की होती है। 9 मंथ्स इज इक्वल्स टू 40 वीक्स। अब 2 वीक इसमें आप और ऐड कर लो तो ये टोटल 42 वीक्स की जर्नी आपकी हो जाती है। तो आप इसे पोस्ट मैच्योर कहते हैं। क्या कहते हैं आप इसको? पोस्ट मैच्योर आप इसे कह सकते हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे इसी संदर्भ में और चर्चा करते हैं कि प्रसवोत्तर गर्भावस्था की घटनाएं जो हैं वो कैसे होती हैं, क्यों होती हैं, इन सब के बारे में हमको बात करनी है। तो 4 से 10% गर्भावस्थाएं जो हैं वो 42 वीक्स जो हैं आपके, वो पूर्ण जब हो जाते हैं से अधिक चलती हैं। 4 से 10% केसेस ऐसे हैं जब आपकी ये जो डिलीवरी है वो सुनिश्चित की गई तारीख पर नहीं हो रही है, वो 42 वीक से ज्यादा चल रही है। गर्भावस्था की अवधि तय करने के लिए विभिन्न तरीके, जैसे क्लिनिकल जांच होती है, सोनोग्राफी का उपयोग आप कर सकते हैं। सोनोग्राफी करवाई जाती है ताकि आप उसमें बहुत सारी चीजें जो है वो देख सकते हैं कि भ्रूण का जो विकास है वो ठीक तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा, भ्रूण की जो स्थिति है वो किस तरीके की है, कहीं कोई दिक्कत या कोई समस्या तो वहां पर उपस्थित नहीं है। तो सोनोग्राफी से भी पता लगाया जा सकता है। क्लिनिकल टेस्ट ऐसे होते हैं जिनके थ्रू भी पता लगाया जा सकता है कि जो डिलीवरी की डेट है वो कब सुनिश्चित की जाएगी। और आप जानते हैं कि जनरली कैसे कैलकुलेट इसे
किया जाता है। आगे बात करते हैं गर्भावस्था के अधिक चलने के क्या कारण हैं। अब ये बात हमें समझ में आ गई कि पोस्टर्म या लेट टर्म जो गर्भावस्था है या पोस्ट मैच्योर गर्भावस्था जो है वो क्या चीज होती है। अब लेकिन इसका कारण क्या है कि किस वजह से ये जो डिलीवरी हो रही है ये सेम टाइम पर नहीं हो रही, या जो हमने तारीख निश्चित करी थी ये उस दिनांक पर नहीं हो रही है, ये आगे निकल गई है। तो इसके कारण क्या है, तो देखिएगा कि सही कारण तो स्पष्ट नहीं है पर ऐसी संभावनाओं पर आधारित कुछ कारण है। तो देखिएगा, गलत तारीख का अंदाजा लगा लिया, यानी कि आपको ये नहीं ध्यान है कि लास्ट एलएमपी जो है वो कब थी, यानी कि लास्ट पीरियड जो है वो कब आया था। तो गलत तारीख जो है उसका आइडिया हमने लगा लिया और उस आइडिया से हमने एक्सपेक्टेड डेट जो है वो कैलकुलेट कर ली। सेकेंड है जैविक विविधता, थर्ड है मात्र संबंधी कारक, फोर्थ है भ्रूण संबंधी कारक, फिफ्थ है गर्भनाल से जुड़े कारण और फिर आपका सिक्स्थ है आनुवांशिक कारण। तो हम क्या करें, एक एक करके इन सभी कारणों पर चर्चा करते हैं कि ऐसे क्या कारण हैं जिनकी वजह से जो डिलीवरी है वो अपने सुनिश्चित समय पर नहीं हो पाई है। तो उन सब में सबसे पहला कारण है कि गलत तारीख जो है उसका अंदाजा लगा लिया हमने, रॉन्ग डेट जो है वो कैलकुलेट यहाँ पर कर लिया, हमें गलत तारीख जो है वो याद रह गई है। महिला को अपने आखिरी मासिक धर्म यानी कि एलएमपी जो लास्ट पीरियड जो है वो कौन सी तारीख को आया था, कब आया था, ये याद होना चाहिए। अब ये याद नहीं है तो गर्भ की उम्र का जो अंदाजा है वो गलत लगेगा। मान लीजिए आपको लग रहा है कि 1 जनवरी जो है वो आपको लास्ट पीरियड आया था, ऐसा आपको लग रहा है, पर हो सकता है 1 जनवरी को ना आया हो लास्ट पीरियड, आपको गलत ध्यान रह गई हो चीजें, है ना, डेट्स ऊपर नीचे हो गई हो। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो शिशु है उसको विकसित होने के लिए तो जितना समय है उतना पूरा लगेगा ही ना, तो उसको विकसित होने के लिए तो पूरा समय चाहिए, उसे परिपक्व होने के लिए, उसके अच्छे विकास के लिए जो एक समय निर्धारित है वो समय तो उन्हें चाहिए ही चाहिए। तो जब आपने अपनी एलएमपी का गलत अंदाजा लगाया तो गर्भ जो काल है यानी जो आपका शिशु के परिपक्व होने का समय है, जो डिलीवरी का समय है, उसका भी क्या होगा, गलत अंदाजा यहाँ पर लग सकता है। तो गर्भ की उम्र का गलत अंदाजा इस हिसाब से लग पाता है। आई होप आपको ये बात जो है वो समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं जैविक विविधता के बारे में। वंशानुगत कुछ परिवारों में गर्भावस्था ज्यादा समय तक चलने की प्रवृत्ति होती है। ऐसे वंशक्रम चले आ रहे होते हैं कि ऐसा हो सकता है कि शुरू से ही उन जिस वंश को आप आगे बढ़ा रहे हैं उस वंश में शुरू से ही ऐसा हो कि गर्भावस्था जो है यानी गर्भकाल जो है वो थोड़ा सा लंबा चले, जो तय की गई तारीख है उस पर ना हो करके ये थोड़ा सा लेट हो जाए। तो अगर ये ऐसा चला आ रहा है तो ये भी एक कारण है कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो लेट तक चल रही है या लंबी चल रही है। मात्र संबंधी कारक जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिनकी जानकारी होना, चलिए इस बारे में चर्चा करते हैं। पहली बार गर्भवती होना, अगर आप पहली बार गर्भवती हो रही है तो ऐसा हो सकता है, इसमें कोई समस्या नहीं है, या पहले भी डिलीवरी देर से हुई है, या तो आप पहली बार गर्भवती है तो पहली बार आप इस समस्या का सामना कर रहे होंगे। यदि आप पहली बार गर्भवती नहीं है, आपकी पहले भी एक डिलीवरी हो चुकी है और वो डिलीवरी अगर लेट हुई है या इसी तरीके से हुई है तो हो सकता है कि ये जो डिलीवरी है आपकी ये भी अपने सुनिश्चित समय से थोड़ी सी लेट हो जाए। आगे इसी संदर्भ में बात करते हैं, चलिएगा। मात्र संबंधी कारण में और क्या है, बहुत कम चलना फिरना या शारीरिक मेहनत ना करना। बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जिन्हें लगता है कि गर्भावस्था के दौरान वो किसी भी प्रकार का श्रम जो है वो नहीं कर सकती। आप बहुत ज्यादा मेहनत नहीं कर सकते, जैसे आपने सोचा कि मैं तो है जो 10 किलो 20 किलो का जो वजन है वो ढो करके चल सकती हूँ, तो आप ये नहीं कर सकते हैं, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आप हल्के फुल्के काम कर सकते हैं, हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, आप हष्ट पुष्ट रहेंगी, आप एक्टिव फेज के अंदर रहेंगी, आप तंदुरुस्त महसूस करेंगी। तो आप जानती हैं आप जितना स्वस्थ महसूस करेंगी उतना ही स्वस्थ शिशु जो है वो आपके गर्भ में महसूस करेगा।
तो यदि आप बहुत कम चलना फिरना है, आप बहुत कम शारीरिक मेहनत करते हैं, तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से ये लेट टर्म प्रेगनेंसी जो है वो यहाँ पर उपस्थित हो सकती है। ज्यादा उम्र की महिलाएं जो पहले भी मां बन चुकी हैं, उनमें भी ये समस्या जो है आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं भ्रूण संबंधी कारण के बारे में, यानी कि फीटल फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिएगा, जन्मजात समस्याएं, ये जो आपकी समस्या है जिसका नाम है एनेंसेफली, इसके अंदर क्या होता है कि जो बालक है उसका जो मस्तिष्क है, ये एक मस्तिष्क संबंधी विकार है। इसमें होता यह है कि ये जो बालक है ना, इसका मस्तिष्क आप देख सकते हैं कि पूर्ण रूप से ये विकसित नहीं है, अर्थात बालक के मस्तिष्क का कुछ हिस्सा या कुछ भाग जो कि विकसित नहीं हो पाते हैं, ये कहलाता है, यानी कि देखिएगा शरीर के ऊपरी हिस्से यानी कपाल का ठीक से ना बन पाना। तो ये भी एक प्रकार का कारण है। आगे बात करते हैं भ्रूण का HPA यानी कि हाइपोथैलेमिक प्यूटिटरी एड्रिनल एक्सेस की हम बात कर रहे हैं। ये सिस्टम का ठीक से काम नहीं करना, इसमें 3 चीजें जो है वो आपके शरीर की काम में ली गई हैं। हाइपोथैलेमस जो है उसे काम में लिया गया, जो कि मस्तिष्क में उपस्थित एक ग्रंथि होती है। प्यूटिटरी भी एक ग्रंथि होती है जो कि आपके मस्तिष्क में उपस्थित होती है, जिससे प्यूटिटराइन हार्मोन निकलता है, जिसे आप वृद्धि हार्मोन कहते हैं, जो कि ये नियमित करता है कि आपकी जो वृद्धि है वो किस तरीके से होगी, यानी कि लंबाई, बौनापन, इन सब के बारे में हमें जो है प्यूटिटरी ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन प्यूटिटराइन हार्मोन द्वारा ये नियंत्रित होते हैं। एड्रिनल एक्सिस का मतलब है आपकी जो किडनी होती है, जिसे आप वृक्क कहते हैं। वृक्क के ऊपर एक कैप नुमा संरचना होती है जिसे आप अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं, यानी एड्रिनल ग्लैंड आप उसको कहते हैं। एड्रिनल ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है जिसे आप एड्रिनलिन हार्मोन कहते हैं, जो कि लड़ो या मरो टाइप हार्मोन होता है कि या तो आप ये काम करो या तो आप ये काम छोड़ दो। अब ये जो HPA है, ये 3 इन ग्रंथियों से मिलकर के बना एक सिस्टम होता है जो बॉडी को सही तरीके से काम करने में मदद करता है। पर अगर ये सिस्टम ठीक तरीके से विकसित ना हो पाया हो, आगे देखिए एड्रिनल जो ग्लैंड है उसकी हम यहाँ बात करें का विकास अधूरा रहा हो, अगर एड्रिनल ग्लैंड का जो विकास है वो अधूरा रहा है तो नतीजन क्या होगा कि कॉर्टिसोल हार्मोन बनने से प्रसव की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी, और ये कॉर्टिसोल हार्मोन जो है ये कम बनेगा। ये एक प्रकार का एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन जो महिलाएं हैं ये उनमें जो गर्भावस्था के दौरान, यानी कि आप ये समझिएगा कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन महिलाओं में उत्पन्न होने वाले 2 हार्मोन होते हैं जो कि ये निर्धारित करते हैं कि प्रेगनेंसी हो, यानी कि सिंपल अगर भाषा में हम बात करें तो ये जनन क्षमताओं पर आधारित हार्मोन होते हैं। ये जनन क्षमताओं को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। तो ये कॉर्टिसोल हार्मोन एक प्रकार का एस्ट्रोजन हार्मोन है जो कि वीक होता है, लेकिन अगर ये बहुत कम मात्रा में बन रहा है तो प्रसव जो है वो देर से ही प्रारंभ होगा, या प्रसव जो है उसमें समय लग जाएगा, जो निश्चित की गई तारीख है उस पर प्रसव नहीं हो पाएगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। आगे चलते हैं, गर्भनाल से जुड़े कारणों पर बात करते हैं। प्लेसेंटल फैक्टर्स की हम यहाँ पर बात करें, जब आपका जो गर्भनाल है, आप ये जानते हैं ये प्लेसेंटा होता है, फिर ये आपकी कॉर्ड होती है यानी नाल होती है जो कि आपके शिशु से जुड़ी हुई रहती है। तो प्लेसेंटा ना मदद करता है, मदद किस लिए करता है, मां के शरीर से जो भी पोषक पदार्थों की आवश्यकता शिशु को होती है परिपक्व होने के लिए, विकसित होने के लिए, प्लेसेंटा उसका क्या कर लेता है, प्लेसेंटा उसको अपने पास रख लेता है। फिर यहाँ से वो जो बढ़िया वाले पदार्थ होते हैं, अच्छे जो पोषक पदार्थ है, उन्हें इस रास्ते से यानी कि नाल के रास्ते से, कॉर्ड के रास्ते से शिशु तक पहुंचा देता है, जिससे कि शिशु का विकास जो है वो बढ़िया तरीके से होता है। शिशु का विकास अच्छा सुनिश्चित करने का जो कारण है वो प्लेसेंटा ही है, क्योंकि प्लेसेंटा ही क्या करता है, प्लेसेंटा मां के शरीर से बढ़िया बढ़िया चीजें जो भी होती है, जो भी आपने पोषक पदार्थ खाया है, विटामिन खाए हैं, प्रोटीन खाए हैं, मिनरल्स आपने लिए हैं, वो सब अच्छे पोषक पदार्थ कहाँ ले जाएगा, वो सब अच्छे पोषक पदार्थ आवश्यक मात्रा में आपके शिशु तक पहुंचा देगा, जो कि शिशु के लिए आवश्यक है। उसके विकास को ये सुनिश्चित करते हैं ताकि उसमें किसी प्रकार की कोई भी विकार जो है वो उत्पन्न नहीं हो।
रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन संबंधी विकार नहीं हो, नसों संबंधी विकार नहीं हो, मस्तिष्क संबंधी विकार नहीं हो उत्पन्न यहाँ पर, तो इसके लिए प्लेसेंटा सारे पोषक पदार्थों को शिशु तक स्थानांतरित करने का काम करता है। अब ये स्थानांतरित किसके द्वारा करता है? ये स्थानांतरित करता है आपके नाल द्वारा, जिसे आप कॉर्ड भी कहते हो। जब गर्भनाल में सल्फेटेस नामक एंजाइम की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तो आपका क्या होता है, एक हार्मोन है जो बहुत कम बनता है, और जब ये कम बनता है तो ये प्रसव शुरू करने में मदद करने वाला हार्मोन होता है, लेकिन अब ये कम बन रहा है तो इससे क्या होगा, प्रसव जो है वो देर से शुरू होगा। इस हार्मोन का नाम क्या होता है? एस्ट्रियोल इस हार्मोन का नाम होता है। तो आई होप आपको ये बात जो है वो अच्छे से समझ में आई होगी। आगे बात करते हैं इसी संदर्भ में कि आनुवांशिक कारण यानी कि जेनेटिक जो फैक्टर्स है वो कौन कौन से हैं। महिलाओं का जन्म खुद पोस्टम गर्भावस्था से हुआ हो, यानी जो महिला इस समय गर्भवती हैं उनका जन्म ही खुद पोस्टम गर्भावस्था के द्वारा हुआ हो, वो भी अपने सुनिश्चित समय से लेट जो है वो उनकी डिलीवरी हुई हो, उनमें पोस्टम गर्भावस्था की संभावना जो है वो अधिक होती है। जिन भी महिलाओं का जन्म पोस्टम प्रेगनेंसी द्वारा हुआ हो, उन महिलाओं में ये जो समस्या है ये होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है कि अब जब वो डिलीवरी सुनिश्चित करेंगी तो उनकी जो ये डिलीवरी है ये भी पोस्टम गर्भावस्था द्वारा ही संपन्न होगी, यानी कि अपने तय समय से ये भी लेट ही गर्भावस्था होगी। तो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट जो ये कारण है वो आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं इसी संदर्भ में कि अब इसका निदान जो है वो कैसे किया जाए। जब किसी महिला को पहली बार डिलीवरी अपेक्षित तिथि यानी ईडीडी के बाद देखा जाता है, यानी कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी के बाद देखा जाता है, तब पोस्ट मैच्योर गर्भावस्था का पता लगाना कठिन हो जाता है। ये साधारण बात है, सामान्य बात है। गर्भ की सही उम्र जानने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तारीखों का ध्यान रखना आवश्यक है। या कुछ महत्वपूर्ण तारीखें आपको पता होनी चाहिए, जिसमें एलएमपी जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। आपको ये पता होना चाहिए कि एलएमपी जो है वो आपकी कब हुई थी, यानी कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, जो कि मैंने भी आपको समझाने का प्रयास किया है। जैसे कि 1 जनवरी अगर है, उससे अगर ईडीडी कैलकुलेट करनी है तो वो किस तरह करनी होगी। तो ईडीडी को कैलकुलेट करने के लिए, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी को कैलकुलेट करने के लिए ये बहुत ज्यादा आवश्यक है कि आपको ये पता हो कि लास्ट जो आपका मेंस्ट्रुअल पीरियड है वो कौन सी तारीख को आया था, उसका पहला दिन क्या था। तो आप सीधी भाषा में समझें कि लास्ट पीरियड का फर्स्ट डे आपको याद होना चाहिए कि लास्ट पीरियड जो है वो कौन सी तारीख को आया था, या फिर आपको संभोग की जो तारीख है उसका पता हो, उसका आपको ज्ञात हो कि किस तारीख को संभोग किया गया था। आगे इसी संदर्भ में बात करते हैं। गर्भावस्था की शुरुआती अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट द्वारा भी ये ज्ञात किया जा सकता है। आईवीएफ या एम्ब्रियो ट्रांसफर की तारीख के द्वारा भी ये चीज पता लगाई जा सकती है कि ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, जैसे आईवीएफ की एक प्रक्रिया है, ये कब की गई थी, तो इसके द्वारा भी पता लगाया जा सकता है। अगर पोस्ट मैच्योरिटी का सटीक पता न चले तब भी कम से कम भ्रूण की परिपक्वता, कि भ्रूण कितना विकसित हो गया है, का अनुमान लगाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, आपको कोई भी बात ध्यान नहीं है, आपको एलएमपी ध्यान नहीं है, आपको संभोग की तारीख भी याद नहीं है, और किसी भी कारणवश आप ये नहीं पता लगा पा रहे हैं कि ईडीडी जो है वो क्या होगी, तो एक और तरीका है कि गर्भ में जो शिशु जिसका विकास हो रहा है, जो परिपक्व होने की स्थिति में चल रहा है, तो गर्भ में शिशु तो अपनी अवधि से ही परिपक्व होंगे, तो उनके हिसाब से यानी शिशु की परिपक्वता के हिसाब से भी ये अवस्था ज्ञात करने में सहायक होती है, यानी ज्ञात की जा सकती है इसकी मदद से भी, जिससे कि आपको ये पता चले कि 1 महीना अगर हो गया है तो शिशु कितना परिपक्व हुआ होगा। 8 महीने में शिशु की परिपक्व अवस्था अलग होती है, और 4 महीनों में शिशु का जो विकास होता है वो अलग तरीके से होता है। तो 4 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, हर महीने शिशु धीरे धीरे विकसित होता ही चला जाता है। तो शिशु के विकास की जो दर है या शिशु के विकसित होने की जो प्रक्रिया है, उसके आधार पर भी ये जो डिलीवरी डेट है वो ज्ञात की जा सकती है, या उसका अनुमान लगाने का प्रयास करना
चाहिए। आगे बात करते हैं मासिक धर्म का इतिहास यानी कि मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री के बारे में बात करें। अगर महिला को अपनी एलएमपी ठीक से याद है, अगर उन्हें पता है कि लास्ट पीरियड कौन सी डेट को आया था, तो उसका मासिक धर्म नियमित है। यानी कि देखिए, दो केस है, आपको एक पता हो कि आपका लास्ट मेंस्ट्रुअल जो पीरियड है वो कब आया था, लास्ट पीरियड आपको कौन सी डेट को आया था, साथ ही साथ यदि आपका जो मासिक धर्म है वो नियमित रूप से चल रहा है, उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या यहाँ पर नहीं है, तो गर्भ की उम्र का अंदाजा लगाना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। ये तो बहुत सिंपल बात है कि आपको पता है कि रेगुलर पीरियड चल रहे हैं, पीरियड्स में किसी प्रकार का कोई गैप नहीं है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, और आपको ये भी पता है कि लास्ट जो पीरियड आया था वो कौन सी तारीख को आया था, कौन से महीने में आया था। तो इससे जब आपकी एक्सपेक्टेड डेट निकालनी होगी तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि आपको सारी बातें सटीकता से याद है। अगर एलएमपी गलत हो या गर्भ स्तनपान के दौरान जब पीरियड्स नहीं आते, ठहरा हो, तो उसकी पहली एएनसी विजिट की रिपोर्ट यानी कि पहले 3 महीनों की जो रिपोर्ट है उसकी मदद ये कर सकती है, यानी उस मदद से हम ये चीजें ज्ञात कर सकते हैं। तो आगे बात करते हैं पहली तिमाही में की गई अल्ट्रासाउंड यानी कि क्लिनिकल जांचें जो है उनके बारे में हम बात कर रहे हैं कि हमने जनरली तो कैलकुलेट कर लिया, सारी बातें समझ ली, पर क्लिनिकल टेस्ट यानी कि सोनोग्राफी हमने पढ़ी थी कि सोनोग्राफी से पता लगा सकते हो या फिर क्लिनिकल टेस्ट से पता लगा सकते हो। तो देखिएगा, पहली तिमाही में की गई अल्ट्रासाउंड जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि सटीकता एलएमपी की शुरुआती अल्ट्रासाउंड यानी कि क्राउन रम्प लेंथ की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जिसके ये एक प्रकार की सोनोग्राफी है जिसके माध्यम से हम ये देखते हैं कि जो शिशु है उसका सिर से लेकर के पैर तक का जो विकास है वो किस तरीके से हो रहा है। मिलाकर देखने पे अकेले एलएमपी से ज्यादा सटीक ये अनुमान जो है वो आप लगा सकते हैं। तो ये आपकी मदद कर सकता है ईडीडी को निश्चित करने में या सुनिश्चित करने में या ज्ञात करने में या उसका अनुमान लगाने में। तो साथियों, आज के इस सेशन में हमने ये समझने का प्रयास किया है कि ये जो लेट टर्म गर्भावस्था होती है या पोस्ट मैच्योर गर्भावस्था या पोस्टर्म गर्भावस्था क्या होती है, किन कारणों की वजह से ये पोस्टर्म जो गर्भावस्था है ये हो सकती है, मां की वजह से भी ये हो सकती है, वंशानुक्रम ही ऐसा चला आ रहा हो तो भी ये हो सकती है, फीटल की वजह से भी हो सकती है कि उसके मस्तिष्क का जो विकास है वो पूर्ण रूप से ना हुआ हो। तो ऐसे कोई बिल्कुल फिक्स कारण जो है वो तो हमें ज्ञात नहीं, पर जिन्हें हम सटीक कारण कहते हैं कि इस वजह से ये चीज हुई होगी, लेकिन हम ये कारण जो है संभावनाओं पर आधारित कारण है कि इन कारणों की वजह से जो है लेट टर्म गर्भावस्था या पोस्ट टर्म गर्भावस्था जो है यहाँ उपस्थित हो सकती है, जो कि आपकी कैसी हो जाती है कि अगर हम पोस्ट मैच्योरिटी की बात करें तो 40 वीक्स की जर्नी जो है वो एक्सटेंड होकर के 42 वीक्स में चले जाती है, यानी कि 40 वीक्स की एक बढ़िया सा समय है हमारा, लेकिन अब ये जो बढ़िया सा समय है ये 40 वीक्स से लेकर के कहाँ चला गया, 42 वीक्स, इसमें 14 दिन की और बढ़ोतरी हो गई है, तो इसे आप पोस्ट मैच्योर गर्भावस्था कहते हैं। तो आई होप साथियों आज के सेशन में आपको बहुत मजा आया होगा। हम आपसे मिलेंगे इसके अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।